हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, आप लोग भी बढ़िया हो। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि चलो ठीक है, नया टॉपिक पढ़ाने को मिलेगा। आप भी उतने ही खुश होंगे कि चलो एक टॉपिक और ख़त्म हुआ, राइट। तो आज हम लोग बुद्धि स्टार्ट करने वाले हैं, और जैसा कि आपको कहा गया था कि अधिगम ही सबसे बड़ा टॉपिक था। इसके बाद में इन टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बुद्धि के सिर्फ एक या दो लेक्चर आने वाले हैं, और फालतू बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे हम तो करते ही नहीं हैं। हाँ, आप नहीं करते हो, बट मैं कभी कभी एग्जाम्पल देते देते पता नहीं कहाँ खो जाती हूँ, तो ध्यान रखूँगी कि ओनली पॉइंट टू पॉइंट बात करें ताकि आपका कोर्स जल्दी से ख़त्म हो। और मैंने आपको कह रखा है कि 20 तक मैं करवा दूँगी। तो मेरा 100% मैं ट्राई कर रही हूँ कि हो जाए तब तक, क्योंकि एक वो चीज़ रहती है ना, आपको भी रिवाइज करना है, आपको भी पढ़ाई करनी है। तो देखते हैं। बाकी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं बट आराम आराम से। तो अगर मैं ये 20 तक कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ तो आप भी ट्राई करो कि कम से कम 25 तक तो सल्टा दो, अदरवाइज साइको कब पढ़ोगे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धि की विशेषताएं देखने वाले हैं कि बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बुद्धि के हिसाब से मतलब गलत है या फिर उसके लिए सही है, ठीक है। तो बुद्धि जन्मजात है या वंशानुक्रम से मिलती है, ये पहली इसकी विशेषता हो गई। बुद्धि का जो विकास है वो किशोरावस्था तक हो जाता है। बुद्धि के विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का प्रभाव भी पड़ता है। और बुद्धि अमूर्त होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मूर्त जो आपको दिखे वास्तव में, ठीक है। जैसे मूर्त चिंतन, आपको कोई वस्तु दिख रही है तो आप उसके बारे में सोच रहे हो कि यार ये टेबल है, चार पैर हैं इसके, हैं लकड़ी की बनी हुई है या स्टील की बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है, तो ये मूर्त चिंतन आप देख कर चिंतन कर रहे हो। एक वो होती है, परियों की कहानियाँ सुनी है ना बचपन में, तो परियां होती हैं, ये होता है वो होता है, आपने कभी देखा है हकीकत में? नहीं ना। तो अमूर्त चिंतन है, कल्पनाओं में खोए रहना। तो वैसे ही जो बुद्धि है, आप इसे देख सकते हो, नहीं देख सकते ना, इसी वजह से ये भी अमूर्त है। बुद्धि पर किसी जाति, धर्म, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बुद्धि तथा ज्ञान दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, बुद्धि और ज्ञान में बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि क्या बुद्धि ही ज्ञान है, तो नहीं, बुद्धि एक अलग चीज़ है और ज्ञान एक अलग चीज़ है। भारतीय दर्शन बुद्धि को समाकलित बुद्धि मानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय दर्शन जो है वो बुद्धि को कैसी बुद्धि मानता है, तो ध्यान रखना वो इसे समाकलित बुद्धि मानता है। स्पीयरमैन के अनुसार, अब देखो यहाँ से सवाल ऐसे बनते हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का विकास कब तक हो जाना चाहिए, तो 14 से 16 वर्ष तक हो जाता है। बट थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि 18 वर्ष तक होता है। तो आपको पता है हर वैज्ञानिक ने अपने अपने थॉट्स रखे, अपने अपने उन्होंने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, अगर आते हैं तो। टर्मन के अनुसार 16 वर्ष तक। तो अगर देखा जाए तो स्पीयरमैन और टर्मन ने तो एक ही बात बोली है कि 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। बट थॉर्नडाइक ने ये बोला है कि 18 वर्ष तक होता है, 16 वर्ष तक नहीं होता। इसके बाद में परिभाषाएं देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो, परिभाषाओं वाला पार्ट तो कहीं पे भी स्किप मत करना, चाहे वो साइको के अंदर हो, चाहे या वो अधिगम में हो, चाहे अभी आगे व्यक्तित्व पढ़ेंगे उसमें हो, चाहे बुद्धि में हो, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा कौन सी है, या फिर बुद्धि की ये परिभाषा देके पूछ लेंगे ये किसने बताई थी, ठीक है। तो कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, ठीक है। टर्मन ने बोला है कि बुद्धि जो है वो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। स्टर्न ने बताया कि बुद्धि जो है समायोजन करने की क्षमता है। आप एक माहौल में रहते हो, आप जैसे घर पे रहते हो हैं, तो घर वालों के साथ भी आप समायोजन करते हो ना, मतलब उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखते हो ना, कि हाँ चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हो ना हर किसी के साथ में। कि ऐसा तो नहीं है कि कोई अननोन व्यक्ति दिख गया तो आप उसको घर से धक्के मार के निकाल दोगे, नहीं। तो आप वो जो सबके साथ में एक समायोजन बैठा पाते हो ना, वो भी बुद्धि की वजह से ही, क्योंकि आपको पता है कि चाहे मेरे लिए ये अननोन होगा बट मेरे घर वालों के लिए नॉन है, इसी वजह से ये भाई हमारे घर में है, राइट। तो स्टंट ने भी ये बोला कि बुद्धि जो है वो समायोजन करने की क्षमता है।
अल्फ्रेड बिन्ने के अनुसार बुद्धि जो है वो निम्न 4 तथ्यों में निहित है। तो अल्फ्रेड बिन्ने, इनका बहुत अच्छा रोल रहा है बुद्धि में, आगे भी पढ़ेंगे अपन इनके बारे में। तो बुद्धि निम्न 4 तथ्यों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मतलब ज्ञान के टाइम पे भी बुद्धि काम में आती है, आविष्कार के टाइम पे भी बुद्धि काम में आती है, किसी को निर्देश कर देने हो तो भी बुद्धि काम में आती है, और आलोचना, टीका टिप्पणी। अब किसी की कमियां निकालोगे तो तब भी दिमाग का यूज़ तो होगा ना यार। अल्फ्रेड बिने के अनुसार, तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि अच्छा निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है बुद्धि अच्छा निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है किसके अनुसार? और ऑप्शन दे दे, अल्फ्रेड बिने दे दे, टर्मन दे दे, स्टर्न दे दे, ठीक है, वेशलर दे दे। तो आपको अल्फ्रेड बिने को ही टिक करना है। वेशलर के अनुसार बुद्धि प्राणी की वह क्षमता या योग्यता है जो उसे विवेकपूर्ण चिंतन करने, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने तथा समायोजन करने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, विवेकपूर्ण चिंतन, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार और समायोजन, ये कीवर्ड्स जो होते हैं ना, इनको आप अंडरलाइन कर लिया कीजिए, ताकि आप जब भी इनको देखोगे इन नोट्स को तो आपका ध्यान इनकी ओर केंद्रित होगा। बुद्धि के प्रकार, तो बुद्धि के प्रकार के अंदर थॉर्नडाइक तथा गेरेट के अनुसार, है ना, सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। पहला यांत्रिक या मूर्त या फिर गामक व्यवहारिक बोल सकते हो आप, या फिर अमूर्त या सैद्धांतिक या सामाजिक बुद्धि। अब देखो, मूर्त से आपको पता चल ही रहा है ना कि वही वास्तविकता से रिलेट, और अमूर्त मतलब सैद्धांतिक। अब आप एक बात देखो, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो, है ना, प्रयोग करने के बाद में कुछ चिंतन विंतन करा, तो वो मूर्त में आएगा या अमूर्त में? एक बात बताओ, प्रैक्टिकल आपने खुद ने करा है, राइट, तो वो मूर्त में आएगा। अमूर्त में सिद्धांतिक आते हैं, जैसे अभी आप सिद्धांत पढ़ते हो, है ना, थर्मोडायनेमिक के लॉ पढ़ लिए हैं, तो वो सिर्फ सिद्धांत है, उनका रियल लाइफ में यूज़ करने के बाद में जो चिंतन होता है वो मूर्त में आता है, जैसे उनके एग्जाम्पल्स हो गए, राइट। बट सिद्धांतिक बातें जो होती है ना कि अच्छा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो महान थे, ये थे, वो थे, सिद्धांत, ये सब अमूर्त चिंतन है। ठीक है, सिर्फ कल्पना में है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिसमें आपकी कल्पनाएं और आपके विचार, अब सिद्धांत, ये सब अमूर्त है, जो आपको वास्तव में आपके सामने नहीं है, बट फिर भी आप उनके बारे में पढ़ रहे हो, राइट। सामाजिक बुद्धि, तो अब सामाजिक बुद्धि नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक कार्यों से रिलेट होगी, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि यांत्रिक, मूर्त, गामक, व्यवहारिक बुद्धि कौन सी है। तो ध्यान रखना, यंत्रों से संबंधित, है ना। अब यांत्रिक से ही पता चल रहा है कि यंत्र से संबंधित होगी। मूर्त चिंतन का उच्च स्तर और शारीरिक क्रियाएं अधिक होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर कौन से आते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कारीगर, मिस्त्री, हार्डवेयर इंजीनियर, ये कौन सी बुद्धि में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आते हैं यांत्रिक, मूर्त, गामक और व्यवहारिक में। ठीक है, इनमें से कुछ भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ऐसे ही अमूर्त सैद्धांतिक बुद्धि के अंदर आते हैं पुस्तक के ज्ञान से संबंधित बुद्धि, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मकता, उच्च स्तर, अंतर्मुखी व्यक्ति। ठीक है, अब आपसे इसके अंदर भी ऐसे ही सवाल आते हैं कि एग्जाम्पल दे देते हैं, या फिर आपको नाम दे देंगे कि निम्नलिखित में से अमूर्त बुद्धि किन में है, और आपको ऑप्शन में दे देंगे कारीगर, मिस्त्री, कवि, नेता। तो आपको पता है कि जो कवि है ख्यालों में खुद खोए रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक भी आपको पता है कि मदहोश होकर रिसर्च करते हैं, चित्रकार अपनी अपनी चित्रकारी में ही खोया हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बुद्धि का लेना देना किन लोगों से है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ही सवाल आते हैं। बाकी मेरे को टाइम मिलेगा मैं बुद्धि के सवाल करवाऊंगी तो आपको बता भी दूंगी। सामाजिक कार्यों से संबंधित समायोजन क्षमता सबसे अधिक और बहिर्मुखी व्यक्ति, देखो अंतर्मुखी व्यक्ति मतलब खुद में खोया हुआ टाइप का, है ना। बहिर्मुखी जो सामाजिक हो, सबके साथ में मिले जुले। ठीक है, तो सामाजिक बुद्धि का यूज होता है सामाजिक कार्यों से संबंधित है। समायोजन क्षमता, क्योंकि समायोजन क्षमता होगी तभी तो सबके साथ में
मेल मिलाप बैठा पाएगा ना। सबसे अधिक बहिर्मुखी व्यक्तित्व इसके अंदर आते हैं। ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व वाले टॉपिक में अपन डिटेल में देखेंगे। इसके अंदर नेता, व्यवसायी, सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं। अब आप बताओ, नेता लोगों ने अगर समाज के लोगों के साथ में भाषण वाषण दे के अपनी जो छवि है उसको एक अच्छे नहीं निखारा, तो उसको वोट देने कौन जाएगा, ये बताओ। सब लोग बोलते हैं कि नेता लोग सिर्फ है ना वादे करते, निभाते नहीं है। एक बात बताओ, वोट देने जाते हो तब उनका भाषण सुन के इतना प्रभावित हो जाते हो कि भाई अब तो यही है, इन्हीं को वोट देना है। और जब वोट दे देते हो और वो काम नहीं करते हो तब बोलते हो यार गलत कर दिया वोट दे के। बट क्या फ़ायदा, उनमें वो कला है कि वो आपको कन्विंस कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही व्यवसाय है। आप कभी भी किसी भी शॉप पे कुछ भी खरीदने चाहते हो, आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। उनका बताने का तरीका, बोलने का तरीका आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा। इसका तो कपड़ा बहुत ही गजब का है। इस इतनी कम प्राइस में ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये कलर तो आप पे बहुत खिलता है, राइट। तो उनके जो कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं, राइट। और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वो सब चीज़ें क्या है, वो समायोजन बैठा पा रहे हैं, वो उनकी बोलने की कला है। तो ये कवियों में नहीं होती। कवियों को अपने आप से मतलब है, कि अपने आप से मतलब इन द सेंस मतलब खुद को अच्छे से अच्छी कविता लिखनी है, बेस्ट अपने आप के साथ टाइम बिताना है। अगर एक बात बताओ, कवि सब चार लोगों के बीच में बैठ के कविता कभी लिख पाएगा क्या? लिख पाएगा क्या? आप खुद सोचो, आप चार लोगों के सामने बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, या अकेले में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे। आपको पता है ना, अकेले में पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होती है। तो बस वही चीज़ है, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व टाइप के होते हैं और ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व टाइप के, क्योंकि इनका लेना देना होता है समाज के लोगों से। ठीक है, अब बुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है मनोमिति की उपागम, प्रकरण उपागम, जिसको स्टेनबर्ग ने दिया था, है ना। और दूसरा है कारक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये एक वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, या ये पहला वर्ग बोल दो, ये दूसरा वर्ग बोल दो। ठीक है, अब हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक तत्व का सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है और ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो आपसे अगर कोई पूछे बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था, तो ध्यान रखना वो था एक तत्व का सिद्धांत। और इस सिद्धांत को दिया किसने, तो इस सिद्धांत को दिया अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, और अन्य विद्वान स्टर्न और टर्मन ने भी इनकी हेल्प की है। बुद्धि का ये सिद्धांत एक तत्व को सर्वे सर्वा मानता है। सर्वे सर्वा मतलब इनका कहना यह है कि भाई एक ही तत्व है जो ही सब कुछ है। बिन्ने के अनुसार निर्णय, स्टर्न के अनुसार समायोजन और टर्मन के अनुसार चिंतन। अब बताओ, है ना, इन्होंने ये बोला कि एक तत्व के सिद्धांत के अंदर अल्फ्रेड बिने ने बहुत अच्छा काम किया, बट स्टर्न और टर्मन ने भी अपना अपना योगदान दिया ही है ना। अब इन्होंने बोला कि एक तत्व है जो पूरी बुद्धि को डिफाइन कर सकता है। बुद्धि के लिए वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है, जबकि ऐसा खैर नहीं होता है। पर ये सबसे प्राचीन है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो आपको पता है ना उसमें गलतियां रह जाती हैं। बट हाँ, अपन को ध्यान ये रखना है कि बिने के अनुसार एक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत सर्वे सर्वा मतलब सब कुछ ही किसको माना, तो ध्यान रखना निर्णय को। बिने ने बोला निर्णय ही बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार समायोजन, ठीक है, और टर्मन के अनुसार चिंतन। तो ये एक तत्व है, नाम से ही पता चल रहा है सिर्फ एक तत्व के बारे में ही बात करनी है। अब हम डी तत्व का सिद्धांत देखते हैं और जिसके अंदर हम जी कारक सिद्धांत का भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जी फैक्टर वही जनरल, जी जनरल ही डिनोट कर रहा है क्योंकि सामान्य कारक की बात करेंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, तो द्वितत्व के सिद्धांत के अंदर स्पीयरमैन ने बताया था। स्पीयरमैन जो थे इंग्लैंड के थे। दो तत्व होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा। तो देखो, पहला और दूसरा, पहला है सामाजिक या सामान्य कारक और दूसरा है विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक को आप स्पेशल फैक्टर बोल सकते हो, सामाजिक सामान्य कारक को आप जनरल फैक्टर बोल सकते हो। अब ये संख्या में एक होता है और ये संख्या में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये देखो, जो जी फैक्टर होता है ना, जी फैक्टर से सवाल ऐसे ही आते हैं कि ये जन्मजात है या अर्जित है। ठीक है, तो ध्यान रखना जी फैक्टर जो है वो जन्मजात होता है।
यह अधिगम अंतरण के लिए जिम्मेदार होता है। मैंने अधिगम अंतरण के बारे में कल के लेक्चर में बता दिया था, तो मैं वापस रिपीट नहीं करूँगी। यह अधिगम अंतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है अधिगम अंतरण के लिए जिम्मेदार निम्न में से कौन सा कारक होता है, और एग्जाम मतलब ऑप्शन में दे दे जी फैक्टर, एस फैक्टर और एक दो फैक्टर और दे दे। तो ध्यान रखना जी फैक्टर। ऐसे ही जो एस फैक्टर जो है विशिष्ट कारक, वो अर्जित होता है, मतलब जन्मजात नहीं होता। जन्म के बाद में हम वातावरण से अपने अर्जित करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ये देखो, ये जो जी फैक्टर है जो जन्मजात होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये बोल रहे हैं कि भाई जन्मजात होते हैं। बुद्धि, परिपक्वता और अभिवृद्धि, कि मतलब किस तरह से अभिवृद्धि होनी है। अभिवृद्धि और विकास भी अगला टॉपिक है, देखेंगे अपन, ठीक है। और अब अर्जित से क्या लेना देना है इनका, कि भाई कोई अब जन्म से तो डिसाइड नहीं होता ना कि आप बड़े होकर अध्यापक बनोगे, या आप बड़े होकर चित्रकार बनोगे, या आप बड़े होकर नेता बनोगे, या बड़े होकर वैज्ञानिक बनोगे। वो आपने अर्जित किया, आपने उसके हिसाब से, आपका इंटरेस्ट था कि मेरे को टीचर बनना है, तो आपने उसके हिसाब से आपने डिग्रियाँ इकट्ठी की है, राइट, ताकि आप फॉर्म अप्लाई कर पाओ और आप इस फील्ड में अच्छा कर पाओ। आपको बोलना आना चाहिए। बच्चों को इस तरह से पढ़ाओ कि वो बोर ना हो। एक वो होता है ना कि देखो क्लासेस आपकी हर कोई टीचर्स लेता है, बट फेवरेट आपके एक या दो ही टीचर होते हैं, राइट, जिनको आप अभी तक याद करते हो। अदरवाइज आपको ध्यान भी नहीं है कि 12th में आपको कौन कौन से टीचर्स ने पढ़ाया था, 11th में कौन कौन से टीचर ने, और 10th में कौन कौन से। बट किसी ने अगर आपको साइंस 9th क्लास में भी बहुत टिप टॉप वाली पढ़ाई है ना, तो आपको अभी भी याद होगा उन सर का नाम या उन मैम का नाम। तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें अध्यापक, चित्रकार, नेता, साइंटिस्ट, ये कौन कैसे बनेगा, ये सब आप लोग जन्म से डिसाइड नहीं होता है। ये सब चीज़ें ये आप जन्म के बाद में अर्जित करते हो, ओके। अब इसके बाद में त्रितत्व का सिद्धांत, तो जिस तरह से हमने बात की थी कि एक तत्व के अंदर एक ही तत्व सर्वे सर्वा है, राइट, द्वितत्व के अंदर दो तत्व की बात करी थी, ऐसे ही इसके अंदर इसमें तीसरा कारक G+S बराबर सामुदायिक कारक को जोड़ा गया है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक तत्व के अंदर, तो आपको अगर पूछेंगे तो वो 3 नाम ध्यान रखने हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने किसको सर्वे सर्वा माना है। द्वितत्व के अंदर आपको 2 कारक के बारे में ध्यान रखना है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। उसी तरह से त्रितत्व के सिद्धांत के अंदर जी और एस तो है ही है, बट इनके अलावा इनको मिला करके एक सामुदायिक कारक निकल कर आया, उसको भी इन्होंने एक तत्व के रूप में माना है, ठीक है। इसी वजह से इसके अंदर त्रितत्व हो गए। तो सामुदायिक कारक का जो जिक्र है वो ध्यान रखना, स्पीयरमैन ने अपने त्रितत्व के सिद्धांत में किया था। समूह तत्व का सिद्धांत, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। अब ये 4th नंबर का सिद्धांत देखने वाले हैं हम। समूह तत्व मल्टीपल फैक्टर से ही नाम से ही पता चल रहा है भाई, इसमें बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। और इसको प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी कहा जाता है, और ये दिया था थर्स्टन ने, ये भी वैज्ञानिक का ही नाम है ना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, प्राइमरी मेंटल प्राइमरीज, ठीक है। थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि में असंख्य कारक होते हैं। इन्होंने बोला कि भाई बुद्धि में कोई एक तत्व नहीं होता, कोई 2 तत्व नहीं होते, कोई 3 तत्व नहीं होते, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, बुद्धि में तो असंख्य कारक होते हैं, ठीक है। तथा ये स्वतंत्र होते हैं, कि इंडिविजुअल होते हैं। ये सारे जितने भी कारक हैं वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होते। जब व्यक्ति कार्य करता है तो ये योग्यताएं एक दूसरे से मिलती है, इनको प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहते हैं। इन्होंने ये बोला कि भाई साहब बुद्धि के अंदर बहुत सारे असंख्य कारक होते हैं, और वो सब स्वतंत्र होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। बट जब व्यक्ति कार्य करता है तो ये योग्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है। जब ये कार्य करता है तो ये योग्यताएं एक दूसरे से मिलती हैं, और मतलब योग्यताएं में मतलब जो कारक है ना, ये सारे मिला के एक काम करते हैं, और बस वो कार्य अच्छे से कर लेते हैं, और इनको ही प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहा गया है। तो इसने मानसिक योग्यताएं 7 बताई है, जिनके मापन के लिए प्राथमिक मानसिक योग्यताएं परीक्षण दिया था। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है इस सिद्धांत में से अगर कुछ पूछे तो, कि समूह तत्व का सिद्धांत किसने, तो ध्यान रखना थर्स्टन ने। इन्होंने ये बोला है कि असंख्य कारक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, बट जब व्यक्ति कार्य करता है तो सारी योग्यताएं एक दूसरे के साथ मिलती है, और प्राथमिक मानसिक योग्यताएं कहलाती हैं, ठीक है। और इन्होंने मानसिक योग्यताएं कितनी दी थी, तो 7 दी थी, और इन्हीं के मापन के लिए इन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं परीक्षण, है ना, PMA, वही यार, P से प्राइमरी, M से मानसिक है तो मेंटल होगा, और A से एबिलिटी, ठीक है।
अब इन्होंने ये 7 जो योग्यताएं बताई हैं वो कौन कौन सी थी, तो वो थी देशिक, आंशिक, आंकिक है सॉरी, है ना, देशिक, आंकिक, मौखिक, शब्द प्रवाह, स्मृति और आगमनात्मक और प्रात्याक्षिक। ठीक है, आपको इतने डीप में नहीं जाना है, आपको ये नाम याद नहीं होते कोई बात नहीं, सिर्फ एक बार के लिए देख जरूर लेना। ठीक है, तो ये 7 बताई थी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये डी क्या है, तो यहाँ पे ये निगमनात्मक के बारे में बताया गया है जो बाद में बताया था। मतलब इन्होंने तो 7 ही बताई थी, बट इन्होंने बाद में, जब होता है ना कि एक बार प्रयोग किया, जैसे अभी एक बार प्रयोग किया तो इनको 7 के बारे में पता चला, है ना, लास्ट में 1 के बारे में और पता और चल गया। तो वही चीज़ है कि निगमनात्मक के बारे में इन्होंने बाद में बताया था। अदरवाइज इन्होंने 7 जो बताई थी उसमें देशिक थी, आंकिक थी, मौखिक था, शब्द प्रवाह था, स्मृति था और आगमनात्मक था और प्रात्याक्षिक था। ठीक है, इसके बाद में हम देखने वाले हैं बहुतत्व का सिद्धांत। तो जो बहुतत्व का सिद्धांत होता है ना, मल्टी फैक्टर। अब देखो इसमें और पिछले वाले में फ़र्क है। पिछले में अपन ने समूह तत्व का सिद्धांत उसको मल्टीपल फैक्टर बोला और ये मल्टी फैक्टर है। आई थिंक ऑलमोस्ट सेम सा ही होगा, बाकी देखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखना थर्स्टन ने दिया था। बट आपसे कोई पूछे बहु तत्व का सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी विद्वान थे। इन्होंने बताया कि उद्दीपक की जो सूचना है वो स्नायु मंडल को मिलती है। स्नायु मंडल उसकी सूचना मस्तिष्क के पास ले जाता है, मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया या निर्णय देता है। आपको मैंने उद्दीपक और अनुक्रिया के बारे में बताया था ना, कि जिसके अंदर मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि अगर कुत्ते को कहीं बांध दो और कुत्ते के सामने अगर भोजन रख दो तो वो भोजन को देख के, मतलब उस उद्दीपक को देख देख के प्रतिक्रिया करेगा और लार टपकाएगा, राइट। तो वैसे ही इन्होंने एक चीज़ बोली कि इन्होंने ये बोला कि थॉर्नडाइक से व्यवहारवादी विद्वान थे, ठीक बात है भाई। इन्होंने बताया कि जो उद्दीपक है, मान लो कोई उद्दीपक है, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया वही देख लेते हैं, है ना। तो भोजन रखा हुआ है, उस उद्दीपक की सूचना स्नायु मंडल मतलब तंत्रिका तंत्र को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में स्नायु मंडल उसकी सूचना मस्तिष्क के पास ले जाता है। हम अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आपके सामने रखे हुए हैं बहुत ही अच्छी फेवरेट डिश, आपको जो पसंद है वही खाना है आज तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मैं नहीं बताऊंगी आज, क्योंकि उससे क्या आपको पता चलता है कि मैम को क्या पसंद है। उसके बाद में मेरे को मैसेज और आते हैं ना कि मैम सिलेक्शन हो गया हमारा, तो आपको यही मिठाई खाने को मिलेगी। तो बेटर है कि आप लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे XYZ मान के। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो उद्दीपक की सूचना है ना, चलो रहने दो यार, डायरेक्ट पढ़ ही लेते हैं। उद्दीपक की सूचना स्नायु मंडल तंत्रिका तंत्र को मिलती है। स्नायु मंडल उसकी सूचना मस्तिष्क के पास ले जाता है और मस्तिष्क फिर उस पर प्रतिक्रिया या निर्णय देता है। ठीक है, अतः बुद्धि स्नायु मंडल तथा मस्तिष्क के जो संबंध है ना उन्हीं पर निर्भर करती है। तो इन्होंने जो बात बोली वो ये थी और आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात बताऊं, ध्यान तो आपको यही चीज़ें रखनी होती है जो अंडरलाइन कर रखी है या हाईलाइट कर रखी है, पर ये सब जो प्रवचन है वो देने पड़ते हैं ताकि आप को इतनी सी बात समझ में आ जाए। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत, तो त्रिआयामी सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी इसे ही कहा जाता है। ध्यान रखना त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, तो JP गिलफोर्ड। 3 विमाएँ बताई है इन्होंने, 3 आयाम बताए हैं और वो 3 आयाम कौन कौन से थे, तो वो थे संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। ठीक है, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था JP गिलफोर्ड ने और इन्होंने 3 विमाएँ आयाम बताए हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था और ये भी पूछा जा सकता है त्रिआयाम कौन कौन से थे। ठीक है, तो संक्रिया था, विषय वस्तु था और उत्पाद था। संक्रिया के अंदर 5 थे। ठीक है, विषय वस्तु में 4 और उत्पाद में 6। अब 5 कौन कौन से थे आपको वो दे रखा है, तो संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। याद होते हैं तो बढ़ गया है, वरना लिख तो लेना। ठीक है, अगर 1-2 बार नज़र जाए तो क्या पता ध्यान से याद हो जाए। विषय वस्तु के अंदर शाब्दिक, आंकिक, चित्रात्मक, व्यवहारिक और श्रवणात्मक आते हैं और ये 1977 में दिया था। ठीक है, 1977 में ये दिया था, मतलब 1977 से पहले तो ये 4 ही थे विषय वस्तु, बट उसके बाद में एक और ऐड कर दिया था। ठीक है, ऐसे इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, स्थानांतरण और प्रयोग, ये 6 जो हैं वो उत्पाद में आते हैं। तो आपको सिर्फ नाम ही ध्यान रखने थे इनके।
अब देखो कुल प्रकोष्ठ की बात करते हैं तो अभी आपको मैंने बताया था कि जो संक्रिया है वो 5 है, जो विषय वस्तु थे वो 4 थे और जो उत्पाद थे वो 6 थे। तो इनके कुल प्रकोष्ठ इनके हिसाब से कितने हुए 120, ठीक है। बट आपको पता है फर्स्ट जो है वो 1977 में जोड़ा था। तो 1977 में जब एक एड हो गया था तो उसे उसके बाद में जो विषय वस्तु है वो 5 हो गए थे, राइट। तो 5 × 5 × 6 150 प्रकोष्ठ, ठीक है। 1977 की बात हो रही है यहाँ पे। और 1988 में एक उत्पाद भी बढ़ गया था, ठीक है। तो 6 × 5 × 6 तो 180 प्रकोष्ठ। आप लोग अब इतने प्यारे नोट्स बना रहे हो तो रिक्वेस्ट है इनको लिख जरूर लेना, क्योंकि आपको यहाँ प्रकोष्ठ से चाहे सवाल पूछे या न पूछे, बट अब इतने अच्छे नोट्स बना रहे हो तो कभी ना कभी काम आ ही जाएगा, है ना। अब हम देखने वाले हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोल दिया ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो जितना मैंने सबको बोला है ना, एक 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 करके 3 को, उसके बराबर ये अकेला एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। कब दिया था इन्होंने? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दिया था 1983 ईस्वी के अंदर। अब इन्होंने देखो भाई साहब क्या क्या बताया। इन्होंने पहले तो देखो, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे ना, कि सबने अपने अपने विचार रखे, जैसे थोड़ी देर पहले लास्ट पेपर पे ले चलती हूँ, जैसे इन्होंने अपने अपने आयाम बताए, राइट। और किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसी तरह से इन्होंने बताया कि भाई बुद्धि का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसके अंदर लेना देना है। तो भाषाई बुद्धि आती है, तार्किक, गणितीय, ठीक है, संगीतीय, देशिक, मतलब ये अलग अलग तरह की। अगर किसी को भाषा बोलना है तो उसमें अलग बुद्धि काम आती है, तार्किक में अलग कारक है, संगीतीय में अलग है, देशिक, शारीरिक, गति, संवेदीय, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। और फिर इन्होंने पहले तो ये 7 ही दी थी, 7 के बारे में ही बताया था। तो आपको सिर्फ नाम ही देखना है, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ना ही डिटेल में पूछा जाएगा। बट 1988 के अंदर संशोधन हुआ और इन्होंने एक और प्राकृतिक बुद्धि को भी ऐड कर दिया। इसी तरह से 2000 में भी एक संशोधन हुआ और इन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि को भी ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में सूचना परिक्रमण का सिद्धांत, ट्राई आर्किक सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत। तो आपको सिर्फ इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है बहुबुद्धि के सिद्धांत में, कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 ईस्वी में दिया था। इन्होंने शुरुआत में 7 के बारे में बताया था। आपको ये नाम याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी सी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर 1988 के अंदर एक ऐड हुआ, ये जरूर ध्यान रखना, और 2000 अंदर के कौन सा ऐड हुआ ये भी ध्यान रखना। सूचना परिक्रमण का सिद्धांत, सूचना परिक्रमण के सिद्धांत को ट्राई आर्किक सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको सूचना परिक्रमण के नाम से नहीं पूछेंगे, अगर सवाल आया तो ट्राई आर्किक या फिर त्रिचापीय सिद्धांत देंगे, क्योंकि ऐसे ही नाम पूछ के सवाल को थोड़ा डरावना बना करके बच्चों को डराने की आदत है साइकोलॉजी वालों की, है ना, मतलब जो एग्जामिनर है उनकी। तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने दिया था त्रिचापीय सिद्धांत, 1985 के अंदर दिया था। इन्होंने बोला कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, ठीक है। घटकीय बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। घटकीय बुद्धि को ही विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं, आलोचनात्मक बुद्धि कहते हैं, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावसायिक तथा व्यावहारिक बुद्धि। बट अगर आपको याद ही रखने हैं ना नाम से, तो आपको पता है कि नामों को घुमा के सवाल पूछ लिए जाते हैं, बट फिर भी विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि, ये इजी पढ़ेंगे, आप इनको याद रख सकते हो। इसके बाद में अब हमने एक पेपर पे ये देखा है कि यहाँ पर बुद्धि का सिद्धांत लिखा हुआ है और ये इसके प्रतिपादक कौन थे, सिर्फ अपन ने वो ही देखा है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, तो अब जो इम्पोर्टेंट बच गया है सिर्फ वही देख रहे हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत और प्रतिपादक की बात करें तो जो वर्ग घटक का सिद्धांत है, ठीक है, प्रतिदर्श, मतलब जो वर्ग घटक का सिद्धांत है, प्रतिदर्श या संघात्मक, ये थॉमसन ने दिया था। क तथा ख का जो सिद्धांत है वो हेब ने दिया था। तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत केटल ने दिया है। और कर्मिक महत्व या पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो सिरिल बर्ट तथा बर्नर ने दिया है, ठीक है। इसी तरह से बुद्धि स्तर जो है वो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल का सिद्धांत जो है वो आर्थर जैनसन ने दिया है।
देखो इन सिद्धांत के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ है नहीं। आपको सिर्फ अगर बाई चांस जच गया तो जैसे खे कै तथा खे का सिद्धांत किसने दिया और ऑप्शन दे दिया थॉमसन, हेब, केटल, सिरिल बर्ट, तो आपको पता है होगा हेब, तो ही आप टिक कर सकते हो। ऐसे ही वर्ग घटक का सिद्धांत किसने दिया था, या फिर कर्मिक महत्व पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो आपसे डायरेक्ट बस इनके प्रतिपादक पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसे पूछ ले घुमा के कि निम्नलिखित में से हेब का दिया हुआ सिद्धांत कौन सा है, तो ध्यान रखना कै तथा खे का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो मानसिक, क्रियात्मक, साहचर्यात्मक व प्रत्यायात्मक योग्यताओं का पदानुक्रमिक मॉडल। ठीक है, इसके बारे में थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो देखो पास मॉडल जो है वो जेपी दास, मतलब जेपी दास नागलिडी किरपी ने दिया था। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इन सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन कौन से थे। ठीक है, आगे चलते हैं बुद्धि परीक्षण। तो ये है 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, आई थिंक आप इससे ज़्यादा मुझे सुन भी नहीं सकते, है ना। मेरे को बर्दाश्त करना भारी पड़ता होगा ना आपको कि मैम अब तो चुप हो जाओ, कितना सुने हम आपको। पता चला साइकोलॉजी तो का तो पता नहीं, बट साइकोलॉजी ख़त्म होने के बाद भी आप ही की आवाज़ ही गूंजी है। एक बात बताओ, बिग बॉस किसने देखा है अब? हाँ, थोड़ी सी बात तो करना बनता है ना। तो बिग बॉस में ऐसा होता है ना कि टाइम वेस्ट ही है, हर कोई मना करता है, बट फिर भी आपकी मैम तो देख लेती है। तो एंड वाले दिन जब उनसे पूछा जाता है ना कि आप सबसे ज़्यादा क्या मिस करोगे, तो वो एक ही बात बोलते हैं कि बिग बॉस की आवाज़, है ना। क्योंकि बिग बॉस की आवाज़ आती रहती है वहाँ पे कभी ना कभी। यार अगर किसी ने पूरा सीरियल भी नहीं देखा होगा तो भी क्लिप तो हर कोई देखता है, राइट। तो आपको पता होगा कि उनका यही स्टेटमेंट रहता है, चाहे वो कोई सा भी बिग बॉस का एपिसोड हो, इनका एक डायलॉग फिक्स है, सबसे ज़्यादा हम मिस करेंगे बिग बॉस की आवाज़। उसी तरह से जब आपकी साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी ना, तब बताना आप कि आप सबसे ज़्यादा मिस क्या करने वाले हो। ठीक है, तब कोई भी ये मत बोलना कि मैम की आवाज़। ठीक है, मैम की आवाज़ इतने भी वाहियात नहीं है यार, आपके काम की ही बातें बता रही हूँ, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो अब मैं बुद्धि परीक्षण और आई थिंक 20-30 मिनट का एक लेक्चर और आएगा बुद्धि का, उसके बाद में बुद्धि ख़त्म हो जाएगी। तो मैं ट्राई करती हूँ आज ही आपको दोनों लेक्चर प्रोवाइड करवाने की, बट अगर नहीं हो पाया तो कल तो बुद्धि ख़त्म हो ही जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थोड़ा शेयर कर दिया करो यार वीडियोस को। साइकोलॉजी तो कितने लोग पढ़ते हैं, सेकंड ग्रेड वाले पढ़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले पढ़ते हैं, रीट वाले भी पढ़ते हैं, लेबर असिस्टेंट वाले तो पढ़ते ही हैं। तो और आप सोचोगे अब कि मैम सब में कॉमन, हाँ कुछ कुछ टॉपिक होते हैं जो सब में ही कॉमन होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख सकते हैं, बट आपको तो इन जनरल साइकोलॉजी लिख के छोड़ दिया, तो आपको तो फिर हल्का फुल्का सभी पढ़ना है ना बेटा। ठीक है, तो बाय।